हर हर महादेव। आप लोगों का स्वागत है। पीछे कहाँ था? हाँ, लाइसोसोम तक पढ़ लिए थे। आज अपन लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं भी सुने हैं। इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट है कोलिकर साहब। कोलिकर साहब 1880 में स्ट्रैप्ड मसल्स, इंसेक्ट के स्ट्रिप्ड मसल्स में स्ट्रिप्ड मसल्स में इसको डिस्कवर किए। दूसरे नंबर पे एल्टमान साहब 1894 में इसको मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल ऑर्गेनल की तरह स्थापित किए। कोई दिक्कत नहीं है। अगले हैं फ्लेमिंग साहब और अल्टमान साहब। हम डिस्कवरी का क्रेडिट जो है ना इन दोनों को नहीं देते हैं, इन दोनों को साथ में देते हैं। फ्लेमिंग साहब और अल्टमान साहब को एक साथ बोलते हैं कि इनको माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाए। मतलब अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर कौन किया है, क्रेडिट दिस मैन, लेकिन पहली बार कोलिकर साहब ऑब्जर्व किए थे। अगले हैं सीबेंडा साहब। सीबेंडा साहब माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन एक स्टेन होता है उसकी मदद से देखें। एक माइटोकॉन्ड्रिया का कलर जो होता है वो होता है येलो, ठीक है ना, और साइटोप्लाज्म का जो कलर होता है वो भी होता है येलो। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म में देखना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि दोनों का कलर क्या हो जाता है, सेम। तो सीबेंडा साहब एक स्टेन बनाएं जेनस ग्रीन, वो उसकी मदद से देखें। अगला, एक सेल के अंदर लगभग 1000 से लेकर 1600 माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। मतलब इतना माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल मिलता है, ठीक है, ये नॉर्मल। लेकिन क्लोरेला के केस में क्लोरेला और माइक्रोस्टेरा, क्लोरेला CHLORELLA, क्लोरेला और माइक्रोस्टेरा के केस में लगभग 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल मिलता है। लेकिन केओस के केस में क्या होता है, केओस के केस में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। केओस एक क्या है, ये अलगी है या प्लांट है वो देख लीजिएगा। क्लोरेला और माइक्रोस्टेरा के केस में कितना माइटोकॉन्ड्रिया है, 1 माइटोकॉन्ड्रिया 1 सेल में। नॉर्मली कितना होता है, 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया 1 सेल में, और केओस के केस में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया 1 सेल में। ध्यान से सुनिएगा, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर एक साथ मिलाकर बोलते हैं कॉन्ड्रियोम। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोम। अपने काम का है क्या है वो देखिएगा। कॉन्ड्रियोम जो है हर एक माइटोकॉन्ड्रिया को मिला के बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस कैसे हुआ है? सबसे पहले तो नया माइटोकॉन्ड्रिया पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के बाइनरी फ्यूजन से बनेगा। पहला क्या है, बाइनरी फ्यूजन। लेकिन पहला माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना? तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया बना है, एक प्रोकैरियोट है या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, एक टेसियल बैक्टीरिया, इसके साथ कंबाइंड करके, क्या करके, कंबाइंड करके। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एक तरह का एक प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर लेता है। कैसा कैरेक्टर लेता है, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। हम बताएंगे कि उसको सेमी ऑटोनोमस भी बोलते हैं। अगला, एनिमल के केस में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मिलेगा प्लांट के अपेक्षा, क्योंकि ज़रा सोच के देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, एनर्जी देता है। एनर्जी देता है तो एनिमल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि एनिमल भटकता है, इधर उधर घूमता है। तो एनिमल के केस में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मिलेगा प्लांट के अपेक्षा। और क्या बचा है, डिसाइडेड, सही है, हाँ, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। अच्छा, अगला एक शब्द होता है मैटरनल इनहेरिटेंस। जब जेनेटिक्स आप पढ़िएगा, देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, उसमें एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें माँ का सारा कैरेक्टर बच्चे में जाता है। ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें माँ का योगदान हो, सिर्फ और सिर्फ माँ का, क्योंकि साइटोप्लाज्म एग में होता है। अगर स्पर्म में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है, एग में साइटोप्लाज्म होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है एग में, मतलब एग मतलब साइटोप्लाज्म में। इसके पास होता है अपना डीएनए। क्या होता है, अपना डीएनए। बताएंगे कि अपना डीएनए होने के कारण ये भी तो इनहेरिटेंस में जा रहा है। तो वो अगर डीएनए है तो उसमें कुछ कैरेक्टर होगा, जो कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसफ़र हो रहा है उस इनहेरिटेंस को बोलेंगे मैटरनल इनहेरिटेंस। 2 एग्जाम्पल याद रखना है। पहला है पेटाइट कैरेक्टर इन ईस्ट के अंदर अपंगता वाला। दूसरा है मेल स्टेरिलिटी इन मेज, हर एक मेल स्टेराइल हो जाएगा अगर माइटोकॉन्ड्रियल जीन उस मेज में मिलेगा तो, क्योंकि फीमेल के अंदर वो रहेगा तो वो हर एक मेल को क्या कर देगी, स्टेराइल कर देगी।
ये तो हुआ अपना इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम। डायग्राम पढ़ने के लिए हमको बोर्ड मिटाना पड़ेगा और हम मिटाएंगे मिटाएंगे तभी तो करेंगे। चलिए देखते हैं। तेरे बिना कोई, पता ना जी, गाना बड़ा याद आ रहा है। कौन गाया था पता नहीं, कोई तो होगा महान आदमी, तभी तो गाए हैं, किशोर कुमार जी। हाँ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 परत से मिलकर बना होता है। कितने परत से? 2। और उसका अंदर वाला परत जो है ना कुछ इस प्रकार से घूमता है। सिस्टरनी कुछ कुछ सूना सूना लग रहा है। ये जो इसका इनर मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा, ये जो इसका इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। हम बोले थे आपको कि कुछ भी नाम याद रहे ना रहे, क्रिस्टी नाम याद होना चाहिए, क्रिस्टी नाम याद होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया कितने परत का बना होता है? 2। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो इनफोल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इस दोनों के बीच में क्या मिलता है? स्पेस, जिसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, PMS, जिसमें H+ का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज़्यादा। H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का ये नेचर में कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है वो सब? इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी मिलेगा उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में इसका अपना DNA मिलता है जिसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। अब जरा सोच के देखिए, अगर किसी सेल ऑर्गेनल के पास अपना DNA होगा तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर उसके पास होगा, मतलब कंट्रोलेबल कैरेक्टर होगा, जो कुछ ना कुछ वो अपना नियंत्रण में रखेगा, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में अपने आप को नहीं रख पाएगा। चूँकि ये ऑटोनोमस तो है लेकिन कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है न्यूक्लियस का भी है, तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्यों बोले सेमी ऑटोनोमस? क्योंकि इसके पास DNA तो है लेकिन वो DNA इतना एबिलिटी नहीं रखता है। ध्यान से सुनिएगा, इसके पास DNA तो है लेकिन वो DNA इतना एबिलिटी नहीं रखता है कि वो हर एक काम को नियंत्रण में करेगा, तो उसके लिए वो न्यूक्लियस से सहायता लेता है। चूँकि वो न्यूक्लियस से सहायता लेता है इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, मतलब आधा कंट्रोल, आधा दूसरे का, आधा अपना। ठीक है, आगे इस मैट्रिक्स में राइबोसोम जो मिलता है वो होता है 70S नेचर का। कैसा होता है? 70S। राइबोसोम जब पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे राइबोसोम 2 होता है, 80S और 70S। इसमें राइबोसोम कैसा है? 70S। चूँकि ये 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट का करेक्टर है इसीलिए हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का मतलब है एक प्रोकैरियोट जो है यूकैरियोट के अंदर घुस गया है। एक प्रोकैरियोट जो है यूकैरियोट के अंदर घुस गया है। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो बताए थे रिक्टेशियल बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया जो है किसी यूकैरियोट के अंदर घुस के माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने लग गया। आगे इस क्रिस्टी पे कुछ एटीपी एंजाइम मिलता है। क्या मिलता है? ATP एंजाइम, जो होता है F0 F1 कम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं F0 F1 कम्प्लेक्स। ये कैसे होता है देखिएगा, F0 शरीर के अंदर और मेम्ब्रेन के अंदर और F1 बाहर। ये F1 मैट्रिक्स की तरफ ओपन होता है। ये जब नचता है तो ATP बनता है। क्या बनता है? ATP। चूँकि इस क्रिस्टी ATP एंजाइम मिलता है और यहाँ इसलिए होता है क्योंकि ETS चलता है यहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सब प्लांट फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। क्या हो रहा है? ATP बन रहा है। ATP क्या है? एनर्जी का मुद्रा। हमें पैसों की ज़रूरत है, ATP से जाना पड़ेगा क्योंकि ऊर्जा है, ये ऊर्जा का पैसा है, तो ATP है। क्या हो रहा है ज़रा सोच के देखिए, हम अभी तक कहीं भी ATP बनने का जिक्र नहीं किए हैं, यहाँ ATP बन रहा है। चूँकि यहाँ ATP बन रहा है इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को चुपचाप बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोल देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। जिस प्रकार से हर एक सिटी में एक पावर हाउस होता है, आपको अगर ध्यान हो, हर एक शहर में एक पावर हाउस होना है, मतलब होना है, होता ही है। पावर कहाँ चला गया? हाँ, हर एक सिटी में पावर हाउस होता है। उस पानी पीने चले गए थे, सॉरी। पावर हाउस होता है
जो एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल को इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी देने का काम करता है एटीपी फॉर्म में, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला पॉइंट, मैट्रिक्स में जो है ना कुछ रिएक्शन चलता है, जिसमें होता है लिंक रिएक्शन, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ये दोनों पढ़ाया जाएगा जब रिस्पिरेशन पढ़ाया जाएगा। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल जो होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। आगे क्या पढ़ाना था, हाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है 80 प्रोटीन होता है, 20 लिपिड होता है। ये हम बायो मेम्ब्रेन के पढ़ाने वक्त बता चुके हैं। प्रोटीन जहाँ ज़्यादा मिलेगा वो काम ज़्यादा करेगा। हमको क्या पढ़ाना है वो सुनिएगा। एक शब्द होता है माइटोप्लास्ट। क्या होता है? माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट का मतलब होता है अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में से आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन निकाल देंगे तो इसी को बोलेंगे माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट का मतलब होता है जब हम किसी माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी परत निकाल देंगे, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे माइटोप्लास्ट। अगला शब्द, इसका डायमीटर जो होता है ना, इसका ये वाला डायमीटर लगभग 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन इसका ये जो होता है ना, ये होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर तक, सॉरी 2 से 5, 3 से 5 कुछ भी लिख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर लगभग कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक। और लेंथ कितना होता है? लगभग 2 से 5 या 3 से 5 माइक्रोमीटर का। माइटोप्लास्ट क्या होता है? माइटोप्लास्ट का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया से आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन निकाल दो। आगे इसका फंक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है हमको, सब कुछ यहीं लिखा हुआ है। पहला फंक्शन इसका ये है, एटीपी बनाता है ईटीएस के द्वारा। दूसरा फंक्शन लिंक रिएक्शन होता है। तीसरा फंक्शन क्रेब्स साइकिल होता है। यही 2 रिएक्शन तो ऐसा है जो हर एक शुगर को सिंथेसाइज कर सकता है। अगला फंक्शन एटीपी बनाता है, किसके द्वारा? एटीपी एंजाइम के द्वारा। यही सब है। अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ख़त्म। थैंक यू।